जब इन्होंने ये शराब नीति बनाई, जब इसको कैबिनेट से पास करा दिया और जब इसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, तब ये एलजी के ऊपर जा रहे हैं। 70 सालों में एक्साइज बढ़ा है हमेशा शराब पे। ये इन्होंने आकर के एक के साथ एक फ्री डिस्काउंट वगैरह मैंने अपने लाइफ में नहीं सुना। दारू गुजरात में बिकती है, डेली लोग मरते हैं। यहाँ दारू पीने वाला 20 से 30 साल जी लेता है। गुजरात में अगर 10 साल किसी ने दारू पी ली तो उसको मरना तय है। 3 को है बिगाड़ने वाले, खाकी वर्दी, काली वर्दी और खादी वर्दी। ये कलयुग का तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद लगातार ये जो मुद्दा है गरमाया हुआ है और बार बार पलटवार किए जा रहे हैं, इसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कई ऐसे निशाने साधे हैं केंद्र पर। इसको लेकर आज हम जनता के बीच उतरे हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं जनता से, जनता की जुबानी। सर, लगातार जो है सीबीआई की छापेमारी के बाद जो है मनीष सिसोदिया बार बार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरा प्रकरण में केंद्र का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। इसमें तो उन्हीं के दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक अनुशंसा की, एलजी साहब को भेजा कि जो अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, जो इरेगुलरिटी हुई है, उसके कारण से जो पूरी इनकी जो एक्साइज पॉलिसी है वो गलत है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। फिर एलजी महोदय ने उसको सीबीआई की अनुशंसा की कि सीबीआई की जांच कराई जाए और उस आधार पर इस पर सीबीआई की जांच हो रही है। तो इसका कहीं भी केंद्र सरकार से या कुछ भी, ये लोग सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और अब इन्हें पता है कि हम लोग बुरी तरह से इस पूरे मामले में फंस गए हैं और हम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए ये लोग बौखलाहट में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जी हों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 3 महीने पहले जब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही आकर कैमरे पे कहते थे कि वो कट्टर देशभक्त हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन। आज सत्येंद्र जैन के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। 3 महीने से वो न्यायालय के आदेश पे और ईडी के हिरासत में हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी मानसिकता खो चुके हैं, हम अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तो ये लोग पूरे तरह से भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग जिस दिन दिल्ली की सरकार में आए, चाहे वो आप जितेंद्र तोमर की बात कर लें, संदीप कुमार की बात कर लें, या फिर अब सत्येंद्र जैन की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें। मनीष सिसोदिया जी पर सिर्फ और सिर्फ एक्साइज में ही घोटाला करने के आरोप नहीं है, इनके ऊपर अभी यहाँ के लोकायुक्त ने ये आदेश दिया है, दिल्ली के लोकायुक्त ने, कि इन्होंने जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जो कमरे बनवाए हैं, लगभग उसमें 2000 करोड़ रुपए जो इन्होंने घोटाला किया है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। जो इन्होंने 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी हैं, डीटीसी की बसें खरीदी हैं, उसमें भी घोटाला हुआ है, उसके लिए भी सीबीआई की अनुशंसा हुई है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो ये बताने के लिए, और जनता भी इस बात को अब समझने लगी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार करना ही इनकी नियति है और इसीलिए ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। सीबीआई की छापेमारी हुई तो इन्होंने कहा कि केंद्र जो है राजनीति कर रही है यहाँ पर, और अब जो है ये एलजी पर आरोप लगा रहे हैं कि आबकारी नीति में यू टर्न लिया, इसलिए इनका इतना बड़ा घोटाला इनके सामने आ रहा है। नहीं, उस समय तो एलजी कोई और थे। और दूसरी बात है कि इन्होंने कैबिनेट से पास कराया था, शुरू में इन्होंने कैबिनेट से पास कराया, उसमें एलजी का कहीं रोल नहीं था, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में जाकर ये आदेश लेकर आए थे और माननीय न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली में जो काम हो रहा है 2020 के चुनाव से पहले, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के काम में एलजी का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए और जो कैबिनेट है, जो सरकार है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीति बनानी चाहिए। उस समय तो ये वाहवाही लूट रहे थे कि हमारी जीत हो गई, और जब इन्होंने ये शराब नीति बनाई, जब इसको कैबिनेट से पास करा दिया और जब इसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, तो अब ये एलजी के ऊपर जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलजी महोदय का कहीं से, ना पुराने एलजी महोदय का और ना ही जो अभी नवनियुक्त एलजी महोदय हैं, उनका कहीं रोल नहीं है। ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की बनाई हुई इनकी शराब नीति थी और इन्होंने पूरी तरह से अपने जो लोग थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहां से पैसा लेकर और पंजाब चुनाव में लगाने के लिए इन्होंने ये नीति लेकर आई है। लेकिन ये तो बार बार निशाना जो है केंद्र पे ही साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेरे खिलाफ लुकआउट जो है वो जारी कर दिया गया है। इनके पास कुछ बचा भी नहीं है ना आरोप लगाने के अलावा। मैं तो कह रहा हूं ना कि इनके सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की एलजी के पास, उस पे एलजी ने अनुशंसा की और उसके बाद ये जांच हो रही है। तो केंद्र सरकार का तो इससे कुछ लेना ही देना नहीं है, बाकी इनके पास बचा ही क्या है। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार भी तो ये बताएं कि इन्होंने जो पॉलिसी लेकर ये आए, इन्होंने जो अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, या अगर इनकी नीति इतनी अच्छी थी तो ये लड़ने वाले लोग थे, कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, इसको कैसे पलट दिया इन्होंने?
इन्होंने कैसे कहा कि नहीं जी हम अपनी पुरानी नीति को वापस लेते हैं और 1 सितंबर से यहाँ पर फिर से पुरानी व्यवस्था की तरह सरकारी जो शराब के ठेके हैं वही खोलेंगे। तो इन्होंने नहीं लेना चाहिए था ना। इन्होंने 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कैसे कर दिया? जो कमीशन है उसको बढ़ा के 2.5% से 12.5% कैसे कर दिया? इन्होंने ऐसी कंपनी को, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐसा नियम होता है कि एक्साइज में या कहीं पर भी कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो उसे आप रिटेल का टेंडर नहीं दे सकते। इन्होंने रिटेल के ठेके दिए, इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जांच चल रही है और तर पर तर सारी चीज़ें सामने आएगी। इन लोगों को जेल जाना ही होगा। सर, आबकारी नीति के तहत ही इनके ऊपर सीबीआई जांच बैठी है, लेकिन बार बार शिक्षा मॉडल को क्यों ये जनता के सामने लेकर? देखिए, ऐसा है कि इनके शिक्षा मॉडल भी एक्सपोज हो चुका है। आज दिल्ली में पिछले बार जो 10वीं की परीक्षा का जो बोर्ड का रिजल्ट हुआ, वो पिछले अगर ग्राफ आप उठाएंगे उसमें कमी आई है। इनके लगभग 500 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है और अभी यहाँ पर लोकायुक्त ने आदेश दिया है कि इन्होंने जो सरकारी स्कूलों के जो कमरे बनवाए उसमें जो 2000 करोड़ से ऊपर के घोटाले किए हैं, उस घोटाले का भी सामने आना है और उस पर भी जाँच बैठनी है। तो शिक्षा ये सिर्फ कह रहे हैं, इन्होंने शिक्षा की जगह शराब दी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि केंद्र जो है हमारे 2 ही विभागों को निशाना बना रही है जिसे जनता ने स्वीकारा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन्हीं 2 मंत्रियों के ऊपर सीबीआई की जांच और ईडी की जांच। हाँ, तो शिक्षा में तो लोग एक्सपोज हो ही चुके हैं। इन्होंने जो घोटाले किए हैं और जो स्थितियाँ स्कूल की, अभी आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। पेरेंट्स जब जाते हैं स्कूल में तो उनसे नंबर लिखवाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनसे बुलवाया जाता है। और स्वास्थ्य में जो मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति है वो आपने देखा होगा। इनके सारे मंत्रियों की जब तबीयत खराब होती है तो वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, अगर इतना ही अच्छा इनका वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेंटर था यहाँ पे, तो जब इनके भगवंत मान जी आए दिल्ली में, उनका इलाज चल रहा था तो उनका मैक्स में इलाज कराने की क्या जरूरत थी? इनके सरकारी अस्पताल में इलाज चलता। सत्येंद्र जैन का इलाज वहाँ पर क्यों चला? मनीष सिसोदिया जी का इलाज वहाँ पर क्यों चला? अरविंद केजरीवाल जी बेंगलोर में जाके अपना इलाज क्यों कराए? और सरकारी स्कूल में इनसे पूछिए कि इनके कितने मंत्री और विधायक हैं जिनके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे। सर, आप बताइए सर, कैसे देखते हैं इस आबकारी नीति के तहत जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? तो बात है कि शिक्षा मंत्री अगर ये कहता है शराब पियो, उसको डिस्काउंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। मैंने सुना है 70 सालों में एक्साइज बढ़ा है हमेशा शराब पे हमेशा बढ़ा है। ये इन्होंने आकर के एक के साथ एक फ्री डिस्काउंट वगैरह मैंने अपने लाइफ में नहीं सुना जहाँ तक। और एक शिक्षा मंत्री अगर स्कूलों में उनके बच्चों पर फ़र्क क्या पड़ेगा बताइए अब? और एक अन्ना हजारे साहब जो उनके गुरु हैं, उनके क्या फ़र्क पड़ेगा? सबको बदनाम करके रख दिया एक बार। तो बीजेपी भी निशाना भी साध रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे शिक्षा मॉडल को देखते हुए मुझे बीजेपी में लाने के लिए मुझे ऑफर आया है, बोला गया है कि मुझे मंत्री बना दिया जाएगा। आपको चैलेंज करता हूँ, अगले 10 साल में नाम एड्रेस कर लो, इनका एक भी मंत्री नहीं है। 63 मंत्री है ना इनके, है ना? एक भी नहीं है और किसी को भी दूसरी पार्टी पकड़ेगी नहीं। मैं आप गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी इनमें है ही नहीं, नेतापना है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई डेवलपमेंट को कोई काम ही नहीं है। बताइए कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल आप किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा मॉडल में अगर एक देखो, इनको मिला है प्लेटफॉर्म बनाया, जैसा आपको आपके पिताजी घर दे जाते हैं उसको मेंटेनेंस करना है, इनको प्लेटफॉर्म। इन्होंने नया कोई काम नहीं करवाया, मेंटेनेंस करवा। इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा बजट है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं उसका नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम फर्राटा पढ़ेंगे। मैं गवर्नमेंट स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ, मेरी बेटी पढ़ी हुआ है इंग्लिश मीडियम में था, आज मीडिया डायरेक्टर है वो। मेरा लड़का होम मिनिस्ट्री में पहले भी था, अभी भी है। वोकेशनल स्टडीज़ पहले भी चल चुकी है, सिविला दीक्षित क्या और भी पहले, साहिब सिंह वर्मा, मुदल्लाल, वहाँ से चलता आ रहा है। इन्होंने कोई ऐसा कहा, इन्होंने सिर्फ ऐड दिखाया और न्यूयॉर्क टाइम्स का बार बार दिखा रहे हैं। आपसे शराब के बारे में बात हो रही है, शिक्षा के बारे में बात हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स कितने पढ़ते आप पढ़ते हो? वो तो कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी अखबार के फ्रंट पेज पे अपनी तारीफ करवाने के लिए। किसने कहा है ये अरविंद केजरीवाल का? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि फ्रंट पेज पे तो वही न्यूज़ आएगी जो सत्यता होती है, सत्य होती है। फ्रंट पेज पर आप भी अगर कवरेज देंगे जा करके तो वो न्यूज़ देंगे ना जो जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है। वो झूठी पर न्यूयॉर्क में क्या, आप दिल्ली के कितने पेपर छपते हैं? एक पेपर में भी मेरे को दिखा दो, एक भी पेपर में आप मैं करो एक भी। कितने सारे चैनल्स हैं, आपका भी चैनल है, 1000 चैनल और भी होंगे। किसी भी चैनल में ये बता दें कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो आपका कहना है कि जो अखबार के फ्रंट पेज पे जिसकी भी तस्वीर या खबर छपती है वो सत्य होती है। इसका मतलब मनीष सिसोदिया की खबर और तारीफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। तो हम दिल्ली में रहने वाले मैडम, न्यूयॉर्क टाइम्स आप पढ़ते हो? मेरे को लगता नहीं है कि क्राउड प्रेस में इतने बढ़िया एरिया में आप 100 आदमी मेरे को दिखा दो।
न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई पढ़ता ही नहीं है। आपको भी, मैं भी अपना फोटो छाकर बाहर का न्यूज़पेपर मैं अच्छा नहीं बन जाऊँगा ना। आप अपनी बड़ाई खुद नहीं करेंगे, पब्लिक आपको करेगी। जब मैं करूँगा किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे बीजेपी हो, तो आपकी बड़ाई तारीफ है ना। आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते हैं। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मेरे को बुला रहे हैं, ये इतना, अब मैं क्या करूँ, जी न्यूज़ में थे तब से मैं जानता हूँ इनको, चंद्रा साहब के साथ ही थे ये, पेमेंट भी नहीं लेकर के आए हैं, इतना वो ये सब चीज़ें जानता हूँ मैं। सिसोदिया जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाकी CBI इंक्वायरी कर रही है। अभी देखो संजय राउत भी बोल रहे थे मैं बहुत ईमानदार हूँ, हाथ खड़ा कर रहे थे पीछे, क्या हुआ? मलिक साहब भी थे जो शाहरुख खान के बेटे का सपोर्ट कर रहे थे, क्या हुआ? अगर सत्य तो आ जाते। सत्येंद्र जैन जाए कह रहे हैं कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाएं इसका, क्यों नहीं करवाते हैं? सर आप बताइए कैसे देखते हैं इस CBI की जांच को और मनीष सिसोदिया के बार बार कहने पर कि मेरी आबकारी नीति में सही है और मैं हमेशा इस पर ही एक जो झूठ होता है ना, वो 100 झूठ बोलेगा, इसलिए उसको छिपा दें, लेकिन वो छिपेगा नहीं, सच का सच ही रहेगा। और बाकी आप कहते हैं तो ये जितने भी नेता हमारे भारत का है, 47 से आज तक पंडित जवाहरलाल से लेकर नरेंद्र मोदी तक भाषण सुना हूँ, और नरेंद्र मोदी भी मेरे बात को उत्तर नहीं देता। उसका बैग में मैं बना कर रखा हूँ, 5 लेटर दिया हूँ, लेकिन उसका कोई उत्तर और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और 91 में भी दिया था, 90-91 में जब नरसिंह राव का प्रधानमंत्री था, इन्होंने कहा 24/4/2016 की बूंद बूंद पानी बचा, उस पर 5 लेटर दिया हूँ नरेंद्र मोदी को बाई रजिस्ट्री से, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और बाकी आप ये जितने हैं, 3 ठो हैं बिगाड़ने वाले, चौथा नहीं। पब्लिक का क्या हिम्मत है? 3 को है बिगाड़ने वाले, बताऊं? है खाकी वर्दी, काली वर्दी और खादी वर्दी। ये कलयुग का तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है मैडम, ये कलयुग का ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जबान तो ऐसे सच्चा बोलते हैं, और कर्म सारा बेईमान का। जबान सच्चा है कि मैं बहुत सच्चा हूँ, लेकिन कर्म सारा लुटेरा का। साफ शब्दों में कहिए किसे गलत ठहरा रहे हैं? हम अभी 99 नेता को गलत बताता हूँ, 99 को। मैं 25 करोड़ जनता को प्रतिनिधि करता हूँ, कोई समाज से मैं मिला हुआ हूँ, मेरा कार्ड आप ले लो। अच्छा ये बताइए कि मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम एकदम सच्चा है, लेकिन वो तो अपना सच्चाई तो सब कहता, हमको कोई कह सकता बेईमान। हम बेईमानी भी अगर किया होगा या नहीं किया हूँ, वो तो मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे, मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ है। वो तो CBI ले गया ना, वो चेक करेगा सारा पेपर, उसके बाद उसका FIR बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा। उसका बाद इनको पास आएगा ना। और नारे ये जो है केजरीवाल कल डब्बा लेके घूम रहा था, हाँ। अब आज जनता को क्या कर रहा है? पहले तो शराब का ठेका खोल करके ये जितना नाश किया, हमारे हिसाब से पूरे भारत में शराब बंद होना चाहिए। अगर भारत को बच्चों को ज़िंदगी बनाना है तो ये सबको, हमारे भारत को बच्चों को ज़िंदगी से सब खिलवाड़ कर रहे लोग, नेता लोग। 99 को भ्रष्ट है, 99 को। 99 मंत्री भ्रष्ट हैं। हाँ, जितना नेता लोग हैं, 99 नेता, जितना विधायक से ले पार्टी के जाति और पार्टी को मैं नहीं दूंगा किसी का नाम। जो भी नेता जितना भी बना है, एक आपको अभी प्रधान दिया है ना, गांव को प्रधान बनाया, गांव को प्रधान से लेके अब यहाँ तक पार्लियामेंट तक 99 को भ्रष्ट है। हाँ। अच्छा, मैं सर से जानना चाहूंगी, सर आप बताइए कि क्या लगता है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, नकार रहे हैं बार बार उनकी बात को, क्या देखो, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, राजनीति में रहने के लिए पैसा जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। अगर ईडी और ये अगर जांच करनी है तो बीजेपी वालों पे भी करें, कांग्रेस और मनीष सिसोदिया आप आम आदमी पे ही क्यों कर रहे हैं? दारू गुजरात में बिकती है, डेली लोग मरते हैं, यहाँ दारू पीने वाला 20 से 30 साल जी लेता है। गुजरात में अगर 10 साल किसी ने दारू पी ली तो उसको मरना तय है, क्योंकि इतनी ख़राब दारू बिक रही है, कैप्सूल की दारू बिक रही है, यूरिया की दारू बिक रही है, कोई नहीं रोकता है। यही नरेंद्र मोदी गुजरात में 20 साल CM रह कर आए हैं तो भी दारू बिकती है, आज भी दारू बिक रही है। दारू के ठेके बढ़ाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। जिसको पीना है वो शुद्ध पिए। अगर देखिए तो 10 किलोमीटर जाने के बाद भी आदमी पीता है जिसको पीना है। अभी आपको पता है गुजरात में दारू पे बैन है, बंद हो रखी है, पता है ना? गुजरात में रहते हो ना, तो आपको पता है कि उसके ऊपर सजा है, सजा है कि नहीं है? गुजरात में जितनी दारू मिलती हाँ, है यहाँ मिलती भी नहीं है। सजा का क्या मतलब है? सजा है, सजा होती है, किसको सजा होती है?
गुजरात में गली गली में दारू पे एक फ्री दारू मिलना कितना सही है? एक पर एक फ्री दारू मिलना कितना सही है? देखो, दारू फ्री मिले कि पैसे से मिले, दारू पीने वाला पिएगा। फ्री मिल रहा है, अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने जो आबकारी ये शराबकारी नीति है इनकी। और देखिए घोटाले कहाँ शराब में इन्होंने घोटाले कर लिए। अब बस का घोटाला आ गया तो इन्होंने भ्रष्टाचार तो पूरा फैला दिया। जो आदमी कहता था मैं तो राजनीति को बदलने आया हूँ, वही आदमी कहता था पहले तो मैं प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगा। लोग क्या पोस्टर लगा देते हैं। आज 478 करोड़ रुपए पोस्टर पे अपने प्रचार पे, और प्रचार कहाँ? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में प्रचार हो रहा है इनका। देखिए कहाँ प्रचार और पेड वाला हो रहा है। नहीं, प्रचार क्या बीजेपी ने नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया। फ्री वैक्सीन, अभी तक कौन सी वैक्सीन का पैसा लगा इस देश में जो बीजेपी फ्री वैक्सीन दे रही है? ये समझ में नहीं आता है। पेट्रोल पंप पेट्रोल 117 रुपए लीटर है, उसके आगे बोर्ड लगा दिया कि फ्री वैक्सीन। पेट्रोल 117 डाला, फ्री वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन पे पैसा लिया आज तक? कौन सी सरकार ने लिया देश में? आप ये बताइए, एक मिनट, अरे सुन ले एक मिनट। ये भाई कह रहे हैं वैक्सीन पे, इनसे कितना पैसा लिया आपसे वैक्सीन का? अरे कौन सी वैक्सीन पे पैसा लिया? अभी पोलियो के टीके नहीं लगे अपने को। बच्चा छोटे से 6 साल तक होता है तो 10 टीके लग जाते हैं। आज तक कौन सी वैक्सीन नहीं लगी? आप क्या कहेंगे इनके सवाल पे? कोरोना का एक झूठा संगस्ता था। कोरोना कोई कोरोना नहीं था, ठीक है। कोरोना का झूठा संगस्ता बना के वैक्सीन का डिमांड ला के बीजेपी सरकार ने पैसा कमाने का प्रयास किया। अभी सरकार गिरने के बाद वैक्सीन का जितना घोटाला किया है सारे मंत्री सामने आएंगे। जैसे केजरीवाल को फंसा रहा, दारू घोटाला किया, वैक्सीन घोटाला बीजेपी ने किया। अच्छा, पैसे लिए आपसे हैं? लगाए टीका उका लगाया कुछ? वैक्सीन लगा? इनसे पूछो जरा। ये क्या है? ये वही है शराबकारी नीति। इनको क्या है, एक के साथ एक फ्री दे दो, वो सबसे अच्छी नीति। एक के साथ अगर 2 फ्री हो जाए, केंद्रीय सरकार का पैसा है, हमारा नहीं है। दारू फ्री नहीं दे रहा। यही दारू पंजाब में 250 रुपये का है, दिल्ली में 500 रुपये का है, 500 में 2 मिल रहा। फ्री नहीं दे रहा। तुम्हारा सोच खराब है, सोच खराब है। फ्री नहीं दे रहा दारू, घोटाला नहीं हुआ, झूठ बात है। अरे बीजेपी सरकार आज भी मुर्दाबाद, काल भी मुर्दाबाद। देखिए अपने आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ के जाएंगे? यही की बर्बादी की निशानी। शराब को तो इन्होंने कहा कि पंजाब को हमने नशा मुक्त कर देंगे। जंतर मंतर में किसान का आए थे, आज जंतर मंतर में किसान आए थे। 700 किसान कुर्बानी हुआ, मर गया। 1 साल से किसान का धरना था। उस डिमांड को उसने क्यों वापस लिया? जितना किसान का डिमांड है उसको वापसी लिया जाएगा। जितना करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, किसान का मौत हुआ, उसको कौन भरपाई करेगा? बीजेपी सरकार भरपाई करेगा। उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। जिस किसान की मौत हुई या जो किसान आए, उनका क्या मुद्दा था? आप हमें ये बता दें। किसान का मुद्दा ये था, उसका रोटी कपड़ा मकान का जो पिक्चर देखा ना, क्या मुद्दा था? किसान का क्या मुद्दा था? मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो किसान आए थे और जो आज आंदोलन हुआ था, जो आप बता रहे हैं, उनमें किसानों का क्या मुद्दा रहा? आप बताइए मुद्दा का। आप बताओ। आप कह रहे हैं किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत लाचार है। किसान का मुद्दा हम बताता हूँ आपको। आप चाहते क्या हो? एक पे एक फ्री चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? फ्री तो दुनिया में सभी कुछ है। नहीं, आप चाहते हो, फ्री देना चाहता है। केजरीवाल दारू फ्री कर चाहते हो? देश को एक 4 फ्री करेंगे। देश में ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाए जो देश में सेना पर सवाल उठाएं। ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाएं जो क्या नाम है, ऐसे सड़कों पे क्लिनिक खोले जिसमें कि लोग मतलब गलत काम करने जा रहे हैं। आप ये चाहते जा रहे हैं? दारू पीने के लिए किसने बोला? अगर देखो, दारू पीने के लिए सवाल का जवाब दे दीजिए। किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 13 महीने दिल्ली में धरना दिया है उन्होंने। क्या मुद्दा था उनका? तो 750 किसान मरा था। किस मुद्दे पर मरे? इनको पूछ रहा हूँ, इनको बोलो किस मुद्दे में था? आप बताओ मुद्दा, आप बताओ। आपने उठाया मुद्दा, आपको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है, खाली इनको तो एक के साथ एक दे दो और बस वो उसमें संतुष्ट है। आप देखिए ना, पंजाब बर्बाद है। किस चीज़ के लिए? ये नशा मुक्ति के चक्कर में
पंजाब बर्बाद है? 3,000 करोड़ का घाटा क्यों हुआ पंजाब को? वहाँ आप महिलाओं को फ्री देते हैं, फिर अगले दिन प्रधानमंत्री के पास आते हैं तो मुझे तो 50 करोड़ का वो चाहिए हर साल में। आपसे सवाल है कि मनीष सिसोदिया बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी आबकारी नीति पर कायम हूँ, तो बार बार क्यों आबकारी नीति को छोड़कर वो शिक्षा मुद्दे को सामने लेकर आ रहे हैं? देखो, वो वहाँ कुछ गलत होंगे तो इसीलिए वो शिक्षा नीति को ला रहे हैं। उनने जो अच्छा किया है उसके लिए वो लाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसा जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। और हर लोग जानता है, हर आदमी जानता है, बीजेपी का ऐसा कौन सा पार्षद है, ऐसा कौन सा विधायक है, विधायक बनते ही दूसरे दिन फॉर्च्यूनर ला देता है। नेतागिरी में पैसा चाहिए। वापस क्यों लिया? अगर इतना ही सही था तो उन्होंने जो शराब नीति थी वापस क्यों लिया? देखो, इनने अभी किसान वाला मुद्दा लाया। किसान मुद्दा सही था तो उनने क्यों वापस लिया? बीजेपी ने क्यों वापस लिया? सही था तो आप सीबीआई जांच बैठाओ ना, घोटाला तो नहीं हुआ ना उसके जैसे। मेरे घर की तो नहीं है ना सीबीआई, मैं घर पे बैठा लूं। मैं इस लायक होता तो आज बैठा भी देता। अगर सेना के ऊपर तुम चढ़ के चुनाव के मुद्दे बना रहे हो कि हमने इतना पुलवामा कराया, वो पहले कोई आंदोलन, पहले कोई हमले नहीं हुए, पहले अगर सरकारें नहीं लड़ी, कारगिल युद्ध नहीं हुए। इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ सही बोल रहा है। और यहाँ पर अगर कोई भी करना चाहता है तो सबसे पहले पारदर्शी होना चाहिए। अभी जैसे कि कोई भी दूसरे देश में और सभी को वोटिंग करने का अधिकार है, तो इसके लिए ऐसा कोई ऐप जनरेट करना चाहिए जो कि जैसे आधार कार्ड टाइप का बनाया है। तो अगर कोई भी दूसरे देश में रहता है तो उसके लिए पर्सनली तो यहाँ पर वोट करने के लिए आ नहीं सकता। तो अगर यहाँ पर करप्शन अगर ख़त्म करना है तो इससे अच्छा है सबसे पहले कोई ऐप जनरेटेड वोटिंग मशीन होना चाहिए। और ये जो मुद्दे से नहीं भटकते हैं और इस पर आते हैं कि मनीष सिसोदिया खुद को सच्चा बता रहे हैं और बार बार आबकारी नीति से हटकर शिक्षा का मुद्दा सामने ला रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा तो यहाँ का इम्पोर्टेंट मैटर है। अब यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर कर रहे हैं काम, लेकिन जो है शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश को। मुझे एक चीज़ बताइए, उनके पास 18 विभाग हैं, सिर्फ शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री भी तो वही है, एक के साथ एक बांटने वाला भी तो वही थे ना। तो अगर एक पे क्रेडिट ले रहे हैं तो एक चीज़ ये भी बताइए, युवाओं और उनके माता पिता को ये आंसर दीजिए, जब एक के साथ एक फ्री दे रहे थे उसका क्रेडिट कौन लेगा? आप शिक्षा का क्रेडिट तो ले रहे हैं, मगर जो हमारे समाज में जो नशाखोरी इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी थी। जब एक आदमी, जब उसकी लिमिट, अगर वो एक क्वार्टर पीता था या हाफ पीता था, आज उसकी मतलब उसको एक के बदले 2 मिल रही हैं। तो मुझे इस चीज़ से बताइए कि कहीं ना कहीं ये स्वीट आतंकवादी जब इन्होंने अपने आप को कहा था, ये तो वही काम हुआ ना। धीरे धीरे ये भी तो जनता को मारने का काम कर रहे थे। आज स्कूल से निकलकर लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ, लड़के जो हैं, आज उनके दारू पीने में वो व्यस्त हो रहे हैं, अपना फ्यूचर जो है दारू में देख रहे हैं। तो क्या उसका क्रेडिट कौन लेगा? आप मेरी बात सुनिए, आज जब ये आबकारी नीति आ गई, उसके बाद जब सीबीआई का डंडा लग गया इनको, तो इन्होंने वापस भी ले ली। तो मुझे बताइए, आप उस पर पहले छाती पीट रहे थे कि 1300 करोड़ का हमारा मुनाफा था, तो 144 करोड़ का घोटाला कहाँ से आया? 30 करोड़ की ईएमडी माफ़ कैसे हुई है? वो आप तथ्यों के साथ सीबीआई के लिए तैयारी करिए, हमें मत बताइए, मगर सीबीआई को ज़रूर बताइए, नहीं तो सीबीआई आपको अरेस्ट करने वाली है। सर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक के साथ एक दारू फ्री करने से एक दिन आदमी ज़्यादा पिएगा, हमेशा नहीं पिएगा। यहाँ दारू सस्ती है और एमपी में महंगी है, तो एमपी में क्या दारू नहीं बिकती है? वहाँ पे लोग पीते नहीं हैं। सस्ते महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन फ्री में मिलेगी, एक दिन ज़्यादा पिएगा। रेगुलर ज़्यादा नहीं पी लेगा दारू, पीने वाला पिएगा दारू, नहीं पीने वाला नहीं पिएगा। यहाँ पे तो हर चीज़ महंगा है। मैं कह रहा हूँ पैसा वाले के लिए हर चीज़ सस्ता है, स्विमिंग पूल सस्ता है, दारू कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे पास पैसा है तो हर चीज़ सस्ता है। हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम एक 5 रुपये का पॉपकॉर्न भी नहीं ले सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है, सस्ता को। मैम, एक चीज़ होता है, नेचुरली क्या होता है कि हम एक कुछ भी खाते हैं, अपना डाइट बनाते हैं अपना, ठीक है। तो केजरीवाल साहब ने डाइट बना दी कि एक पौवा पीने वाले हो आप तो एक पौवा और पी लो, आपका डाइट बन गई। क्यों डाइट बनती है उस चीज़ का, ठीक है। तो डाइट बनने में क्या होगी, अब उनने मना कर दिया है, अपना कानून वापस ले लिया उनने कि हम सॉरी सर, हमने तो कर दिया है, अपना कानून वापस है।
तो लेकिन वो जो पौवा पीने वाला था अद्धा पी रहे हैं, उनका क्या होगा? यानी कि आदत लगा दी है सब लोग। आदत नहीं लगाई है, इनने बहुत बुरा काम किया है। अब इनका कोई हो नहीं रहा है। अब ऊपर से उन्होंने क्या बोला कि आबकारी विभाग को हमने जो बनाया था हमने लाइसेंस नहीं दिया था। लाइसेंस नहीं दिया। लाइसेंस किसने दिया था? लाइसेंस उनके एलजी के ऊपर डाल दिया। जी हमने तो 4 दफ़े फाइल हमारे पास वापस आ गए, हमने 5वें दफ़े एलजी को दे दिया कि हमें फाइल वापस दे दिया। एलजी दे सकता है, आप मान सकते हो? एक जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि एमपी में भी है। आपको पता है ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये कैसे इसको इस रेवेन्यू को पता किस तरह से जनता सरकार किस तरह से देखती है कि हर बार हर बजट में इस पर बोझ डाला जाता था। बोझ इसलिए डाला जाता था कि ये आम आदमी से दूर रहे, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाए और हर बार सिगरेट के दाम बढ़ते थे ताकि आम आदमी इसको कम से कम यूटिलाइज करे। मगर दिल्ली सरकार एक ऐसी थी, इसमें मुनाफा ढूंढ रही थी। वो फ्री तो बिजली पानी दे रही थी, मगर कहीं ना कहीं शराब दिल्ली की जनता पक्की आबकारी से मारती। ये स्वीट आतंकवादी जो है ना, वो भी लोगों को मारते हैं, ये भी इनका काम भी जो है ये लोगों को मारने का काम था। आज शुक्र मनाओ कि एलजी की वजह से दिल्ली की जनता को यहाँ के एलजी का धन्यवाद करना चाहिए, जो उनकी आने वाली पीढ़ी को, जो अभी युवा हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको बचा लिया कहीं ना कहीं, उसको इस हद तक लत में नहीं डूबने दिया जो एक के साथ, नहीं तो उनके बर्तन तक बिकने तय थे। ये कौन बिकवाता? केजरीवाल। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी। इस आबकारी नीति को जनता किस तरीके से देखती है, दिल्ली का आबकारी मॉडल किस तरीके से चल रहा है, या आप सभी ने देखा दिल्ली की जनता की जुबानी। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।